Then good afternoon to all of you dear students. Today I will discuss about the components of a hydropower plant in a bracket of dams and its types, water reservoir. This is the part 1 of unit 4 and the subject name is the power plant engineering. This is the outline of the today lecture: introduction, storage and pondage, selection of site for the hydropower plant, basic components, dam its type, water reservoir. This is the first slide of the today lecture. This is the photo where it is given water plus gravity is the energy. ये क्या होता है, कहाँ पे, जहाँ की हाइड्रो पावर प्लांट है, जहाँ पे कि आप देख रहे हैं पानी काफी ऊंचाई से गिर रहा होता है, तो वहां पे हम एनर्जी जो है इस तरीके से लेते हैं कि पानी ऊंचाई से गिर रहा है ग्रेविटेशनल इफेक्ट के द्वारा, तो उससे एनर्जी मिल रही है. So energy of water utilized for the generation of power using the kinetic energy and the potential energy of water by motion and the position respectively. तो पानी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम पावर को जनरेट कर सकें. अब हाइड्रो पावर जो है बेसिकली डील करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, और उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है. So it is produced by the dam because of the dam can restore the directly large volume of the water, and the hydroelectric power, that is the most popular green energy sources because it does not use any of the polluting fuels such as the oil, coal or the natural gas. क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में पानी का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसे ग्रीन एनर्जी सोर्सेज के रूप में भी देखा जाता है. और चूंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी ना तो ऑयल इस्तेमाल होता है, ना ही कोल इस्तेमाल होता है, ना ही नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है. दिस मीन्स दैट अनलाइक अदर द पावर प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ज्यादा तवज्जो दी जाती है एंड डोंट प्रोड्यूस द एनी कार्बन डाइऑक्साइड बाय दिस प्लांट. वाटर पावर की यदि बात करेंगे तो वाटर पावर यहाँ पे किस तरीके से क्रिएट की जा रही है, अब आप देख सकते हैं इस फोटो के द्वारा. जहाँ की डैम क्रिएटेड है, जहाँ की आपका डैम बना हुआ है, वहां से पानी निकल रहा है और ये बहुत ही इकोनॉमिकल वे में प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है और नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है. एंड द पावर जनरेटेड फ्रॉम द वाटर इज टर्म एज द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जितनी भी पावर जनरेट की जा रही है वाटर के द्वारा, इसको हमने नाम दिया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का. And the hydroelectricity means electricity generated by the hydropower or from the use of the gravitational force of falling or flowing water. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, या इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है हाइड्रो के द्वारा, हाइड्रो पावर के द्वारा, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है फ्लोइंग वाटर का. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को यदि क्रिएट करना है तो वो किस तरीके से क्रिएट हो रही है कि एक जो लड़का है ये साइकिल पे ऊपर यहाँ पे खड़ा है, जिसके कारण से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है. If the potential energy which is converted into the another form of energy, if the head is coming from the down sides, or if the kinetic energy is converted into the potential energy by the some another manner, this is the reversible type of the energy conversion. Some part of the potential energy which is converted into the kinetic energy also. Potential energy is the stored energy in an object or system because of its position or the configurations, and this is also an object. It is related to the kinetic to the other moving and the stationary object, and it's immediately environmental. Kinetic energy का सीधा सीधा जो रोल है वो मूविंग कंडीशन के लिए रहता है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का में उसको इन्वायरमेंट में रख दिया जाता है. स्टोरेज ऑफ पॉन्डेज की बात करेंगे तो जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ये कलेक्शन ऑफ वाटर है. तो रिजर्वायर में यदि पानी इकट्ठा है अप स्ट्रीम साइड के प्लांट में और प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है तो वो स्टोरेज कहलाता है. स्टोरेज को पहचानने का तरीका ये है, यहाँ पे वाटर रिजर्वायर है और वाटर रिजर्वायर में बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी इकट्ठा है तो वो से हम स्टोरेज का नाम देंगे. और ये वाले जो प्लांट होते हैं बेस लोड स्टेशन के रूप में जाने जाते हैं. और बेस लोड स्टेशन का जो मेनली मकसद रहता है, जो बेस लोड प्लांट का जो मेनली मकसद रहता है वो हाई कैपेसिटी का रहता है और वो जो है लोड को बहुत इजीली तरीके से लेते हैं. और पीक लोड जो प्लांट है उनको डिजाइन किया जाता है पीक लोड्स के हिसाब से. And the pondage for the shorter period of time, the pondage increases the stream capacity behind a dam near the plant. तो शॉर्ट पॉन्डेज जो आपका बना रहता है, जो छोटा सा बोलना चाहिए आपका रिजर्वायर है, वो उसको हम प्लांट के नियर अबाउट में या डैम के आसपास बना देते हैं ताकि
कभी यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पानी की जरूरत पड़ जाती है या आपको ऑफ पीक आवर्स रहता है तो उस टाइम पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी लोड बहुत ज्यादा रहता है तो उस केस में हम बड़े रिजर्वायर की हेल्प लेते हैं, लेकिन जब कभी बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती तो उस टाइम पे हम यहाँ पे छोटे वाले आपके पॉन्डेज का इस्तेमाल करते हैं। इफ देयर इज अ कंसिडरेबल डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट एंड द रिजर्वायर द पॉन्ड इज नीडेड टू प्लांट टू रेगुलेट द फ्लो। तो जहाँ पे कि बहुत कम अमाउंट में पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, या बोलना चाहिए बहुत कम अमाउंट में एनर्जी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट रहती है, वहां पे प्लांट को पॉन्ड को पास में लगा दिया जाता है प्लांट के पास में, ताकि हम पानी का फ्लो जो है रेगुलेट करते रहे। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की एक्टिविटीज को या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को लगाने के लिए हेल्पफुल होते हैं? सबसे पहला जो फैक्टर है कि वाटर अवेलेबल होना चाहिए। वाटर यदि अवेलेबल रहेगा तो उस केस में हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। तो आपको पता ही है कि जो रिक्वायरमेंट रहती है पावर की वो चेंज होती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द पावर रिक्वायरमेंट जितनी चेंज हो रही है वो आपकी ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या बोलना चाहिए डेली बेसिस पे पावर की रिक्वायरमेंट जब चेंज होती है तो उसके हिसाब से जो वाटर पावर है या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज होना चाहिए। यदि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं होगा तो उस केस में हम पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो पावर प्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहे। वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी उस केस में हम पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेंगे, या पावर जो है पूरी तरीके से हम जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकेंगे। तो जितना भी रिवर का फ्लो डेटा है उसको डेली, वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पे या नंबर ऑफ ईयर के बेस पे सॉर्ट आउट करते हैं, उसको पार्टीशन करते हैं और प्लांट की कैपेसिटी को हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना पानी की रिक्वायरमेंट है। तो मैक्सिमम ऑफ द फ्लड फ्लो governs the size of the headwaters and dam to be built with the adequate spillway। तो जितना भी फ्लड फ्लो गवर्नर जो रहता है वो हेड फ्लो का मैनेज करता है, साथ ही साथ में डैम को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि हम उसमें स्पिलवेज को प्रॉपर तरीके से लगा सकें। दूसरे फैक्टर की यदि बात करेंगे तो वाटर स्टोरेज की बात होती है। अब वाटर जब अवेलेबल हो गया तो उसको स्टोर करने के लिए भी एक जगह होनी चाहिए। उसके लिए रिजर्वायर या पॉन्डेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आउटपुट है हाइड्रो पावर प्लांट का, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहां पे वेरिएशन होता है रेनफॉल का। जितना ज्यादा रेनफॉल होगा उतनी ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी होगी और उतना ज्यादा वाटर को हमें स्टोरेज करने के लिए एक जगह प्रॉपर चाहिए पड़ेगी। तो टू हैव ए यूनिफॉर्म पावर आउटपुट ए वाटर स्टोरेज इज नीडेड। यदि आपको पावर आउटपुट यूनिफॉर्म फ्लो में चाहिए या बोलना चाहिए यूनिफॉर्म मैनर में चाहिए तो उस केस में जो वाटर स्टोरेज है प्रॉपर हम उसको रखेंगे, स्टोर करेंगे, उसकी प्रॉपर जगह बनाएंगे ताकि हम उसको सर्टेन टाइम तक में मेंटेन कर सके। एंड इट मे बी स्टोर टू मेक द अवेलेबल एट द टाइम्स ऑफ द लो फ्लो। ऐसा नहीं है कि जब कभी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो वाटर स्टोरेज ऐसा होना चाहिए ताकि हम ऑफ टाइम पे और ऑन टाइम पे दोनों टाइम पे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें। तो साइट का जो सिलेक्शन है या डैम का जो सिलेक्शन है बहुत केयरफुली करना चाहिए। और उसके अंतर्गत जो स्टडी में आता है जियोलॉजी और टोपोग्राफी का बहुत ज्यादा मेन रोल रहता है, अहम रोल रहता है। या बोलना चाहिए जो कैचमेंट एरिया जहाँ की रेनफॉल हो रहा है वो सबसे अहम रोल अदा करते हैं इसमें। तीसरा हेड ऑफ वाटर, जहाँ जिस जगह से पानी गिर के आ रहा है, जितनी पोटेंशियल हेड बना रहा है उस हेड का हमें पता होना जरूरी है। जितने ज्यादा हेड से पानी गिर के आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी जो है जनरेट होगी और उतना ज्यादा आपको वेलोसिटी पानी की मिलेगी। तो लेवल ऑफ वाटर जो है रिजर्वायर में वो प्रपोज प्लांट के हिसाब से होता है और इट इज विद इन द लिमिट होता है और थ्रू आउट द ईयर चलता है। अब बात करेंगे अगले फैक्टर की कि डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए लोड सेंटर से। तो लोड सेंटर से जो डिस्टेंस है वो एक बताई गई डिस्टेंस है कि इतने मीटर की डिस्टेंस है, 15 मीटर, 20 मीटर की इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड इन द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैज टू बी यूज सम कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द साइट ऑफ द प्लांट। कुछ एक कंसिडरेबल डिस्टेंस है, स्टैंडर्ड मानी गई कितनी डिस्टेंस पावर प्लांट की जहाँ की अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है उससे होनी चाहिए। यदि इकोनॉमिकल वे की बात करें तो द रूट्स एंड द डिस्टेंस शुड बी केयरफुली कंसिडर
since the cost of erection of the transmission line and their maintenance will be depend on the route selected. उस हिसाब से हम इरेक्शन की कॉस्ट को डिसाइड कर सकें या ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉस्ट हो रही है, इरेक्शन कॉस्ट हो रही है, उसको डिसाइड कर सकें और उनका जो मेंटेनेंस है उसको हम पता लगा सकें। अगले फैक्टर की बात करेंगे तो एक्सेस टू द साइट। साइट बहुत इजीली एक्सेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि साइट अब मिल ही नहीं रही है, या बोलना चाहिए जहां पे हमें प्लांट लगाना है वहां पे हम प्लांट लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो प्लांट को लगाने के लिए हमारा जो है एक्सेस होना चाहिए, ताकि हम इजीली तरीके से हम उसको प्लांट के पावर को यूटिलाइजेशन कर सकें। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड। इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर नियर द प्लांट साइज and the transport facilities must also be given due to the considerations. अब यदि बात करेंगे अगले फैक्टर की, तो लैंड का जो साइट है, लैंड साइट जो है उसका टाइप क्या होना चाहिए। जरूरी ये है कि लैंड साइट का जो टाइप है उसका यदि पता नहीं होगा तो हम पावर जनरेट प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म मैनर में नहीं कर पाएंगे। तो लैंड टू बी सिलेक्टेड शुड बी चीप एंड रॉकी। जो लैंड को सिलेक्ट किया जा रहा है वो बहुत सस्ता होना चाहिए, रॉकी मैनर में होना चाहिए, या बोलना चाहिए it should be of the largest catchment area to store the water at a high head and will be economical in the construction side, and the rock should be strong to withstand the stresses. रॉक जो है या जहाँ पे भी डैम बनाया जा रहा है वहां पे इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की स्ट्रेसेस आती है, अर्थक्वेक जैसी कंडीशंस आती है तो वो स्ट्रेसेस को वो झेल सके। And the rock should remain the stable in the all the conditions. इसको हरदम इस तरीके से होना चाहिए ताकि हम हर एक कंडीशन में उसको स्टेबल करा सकें। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करेंगे तो जो कि पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करता है पानी की रिजर्वायर के अंदर टरबाइन को ऑपरेट करने के लिए। टरबाइन का जो सीधा संबंध रहता है वो जनरेटर को चलाने के लिए रहता है, जो कि वेरिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर के केस के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरी करता है। And the hydroelectric power plant जो है it is basically related with the height and the capacity of a reservoir and requiring the certain conditions in the local geography and addition of to the water source. Hydro is a renewable energy sources and the more cost effective than many other renewable energy sources of energy such as the photovoltaic. ये जो है बहुत ही अच्छा renewable energy source माना गया है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव रहता है देन द अनदर टाइप ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे कि फोटोवोल्टिक की यदि बात करेंगे तो फोटोवोल्टिक की कंपैरिजन में बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव एनर्जी सोर्स माना गया है। जो अभी रिसेंटली में पावर प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रो के द्वारा, हाइड्रो पावर स्टेशन के द्वारा, वो 25% है जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वर्ल्ड में, एंड फ्लेक्सिबल इन ए स्केल मैनर। ये फ्लेक्सिबल मैनर में रहता है, या बोलना चाहिए जितनी भी कमर्शियल इंस्टॉलेशन हो रही हैं 1 मेगावाट की लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन में, वहां पे हाइड्रो पावर स्टेशन को बनाया जा रहा है जो कि चाइना में 18,400 मेगावाट की पावर प्रोड्यूस कर रहा है। बेसिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो मेन कंपोनेंट्स जो रहते हैं इसके अंदर वो डैम रहता है, वाटर रिजर्वायर जिसे कैचमेंट एरिया जहाँ की रेनफॉल होता है, तीसरा स्पिलवेज जो कि डैम के साथ में कनेक्टेड रहता है, सर्ज टैंक जहाँ की पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है, इनटेक या कंट्रोल गेट्स जब पानी को सप्लाई करना रहता है तो सर्ज टैंक से इनलेट वाल्व लगा दिए जाते हैं ताकि पानी की सप्लाई कर सके। 6 इज द पेन स्टॉक, पानी को कैरी करने का काम पेन स्टॉक का रहता है जो कि कास्ट आयरन का बना रहता है। वाटर टर्बाइंस, आफ्टर द carrying the water from the penstock, it is supplied into the turbine buckets through the nozzles. Draft tube, after the expansion or after the working in the water turbines by the blades of water is collected through a draft tube. It is of the conical manner. And the finally, that is the generator. Electricity will be produced through the water turbines. Connecting of the shaft of turbine would be connected to the generator shaft. This is the photo in which as seen here before the construction of the dam. कंस्ट्रक्शन होने से पहले डैम किस तरीके से आपका दिख रहा है वो ये है। यदि आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया डैम का तो वो इस तरीके से रहेगा जहाँ की आप काफी हेड ऑफ द वाटर को मेंटेन किए हुए देख रहे हैं। सर्ज टैंक्स लगे हुए जहाँ की पानी का स्टोर रहता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी आपको आगे वाले पिक्स में दिखाई देंगी। तो डैम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम। डैम जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, जो कि वहां पे लगाया जाता है जहाँ की रिवर की हाइट बहुत अच्छी रहती है या इतनी रहती है जहाँ की
पोटेंशियल एनर्जी का हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठा सकें, ये डैम कहलाता है। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं कि डैम ऐसी जगह पे लगाया गया है जहाँ की रिवर काफी ज्यादा हाइट पे है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी उसका हम पूरा का पूरा बेनिफिट ले सकें। तो डैम कितने तरीके से क्लासिफाइड किए जाते हैं, किस तरीके से क्लासिफाइड किए जाते हैं? एक होता है मेसनरी डैम जो कि नॉन स्टेबल टाइप का रहता है, एक फील्ड डैम रहता है जो कि स्टेबल टाइप का रहता है। मेसनरी डैम में भी आप देखेंगे तो तीन तरीके के होते हैं, ग्रेविटी डैम होता है, बटरस्ट डैम होता है, आर्क डैम होता है। फील्ड डैम जो रहते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, अर्थ फील्ड डैम, रॉक फील्ड डैम। तो एक एक करके सारे डैम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो रैम जो है एक कॉन्क्रीट या स्टोन मेसनरी बैरियर है जो कि पानी को इकट्ठा करता है या हाइट लेवल तक पहुंचाता है, और ताकि हम उसके हाइड्रोलिक हेड का इस्तेमाल कर सकें। तो डैम को दो बातों का या दो बातें जो है डैम में बहुत अच्छे तरीके से फंक्शनल रूप में होनी चाहिए कि एक रिजर्वायर को डेवलप करें जिससे कि हम कैपेसिटी जो स्टोरिंग वाटर कैपेसिटी उसको बढ़ा सकें, और इट बिल्ड्स अप हेड एंड दस पोटेंशियल्स फॉर द रिवर। पोटेंशियल एक होना चाहिए रिवर के लिए कि पानी को सप्लाई एट ए टाइम ऑफ द रिक्वायरमेंट कर सकें। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द डैम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम जैसा कि ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। तो मेसनरी डैम, फील्ड डैम एंड द टिम्बर डैम। टिम्बर डैम इज द another type of dam in which the storage capacity can be improved। तो मेसनरी डैम जो रहते हैं ये सॉलिड ग्रेविटी डैम जो उसके अंदर में आते हैं, ये डैम जो रहते हैं कंक्रीट के बने रहते हैं, बल्कि रहते हैं, मैसिव रहते हैं, या बोलना चाहिए साउंड रॉक फाउंडेशन इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि इस तरह के डैम में साउंड रॉक की एक प्रॉब्लम जो बनी रहती है, उसकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग अदर टाइप के जो बटरस या आपके जो आर्क टाइप के डैम रहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इनकी हाइट जो रहती है डैम की वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिपेंड करती है। डिजाइन सिंपल रहता है बट इट कंज्यूम द हैवी मटेरियल। इसकी डिजाइन सिंपल रहती है लेकिन हैवी मटेरियल को कंज्यूम करता है। एंड दिस टाइप ऑफ डैम आर द मोर इकोनॉमिकल एट द स्मॉल रिवर वैलीज। जो ये डैम है बहुत ही इकोनॉमिकल माना गया है, जहाँ पे कि रिवर की जो वैलीज हैं या बोलना चाहिए जो आपकी रिवर साइजेस हैं बहुत छोटी रहती हैं, वहां पे इस तरह के डैम का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। तो इस तरह के डैम जो रहते हैं सेफ माने गए हैं। इट इज अ वेरी वेरी सेफ टाइप ऑफ डैम एंड इकोनॉमिकल स्पिलवे फैसिलिटी टाइप ऑफ डैम। Another type of the masonry dam, that is the arc dam, and the arc dam that is represented here in the picture, that is in the arc manner or curve manner, and the structure is curve upstream manner। जो इसका कर्व रहता है वो अपस्ट्रीम मैनर में रहता है, और ये इकोनॉमिकल माना गया है कंपेरिजन टू द ग्रेविटी डैम, स्ट्रॉन्गर माना गया है। और इट इज सुटेबल फॉर द नैरो वैलीज, जहाँ पे कि बहुत जो रिवर की वैलीज रहती हैं स्टीप स्लोप टाइप की रहती हैं या नैरो टाइप की रहती हैं, जहाँ की आउटवर्ड थ्रस्ट को स्ट्रक्चर को इकट्ठा किया जाता है, वहां पे आर्क टाइप के डैम का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ में जो वाटर थ्रस्ट है कंप्रेशन वाला, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि पानी जो है कंप्रेशन का फोर्स लगा रहा है, थ्रस्ट लगा रहा है दीवारों पे, तो वहां पे आर्क डैम का इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि बात करेंगे कि कितने तरह के आर्क डैम होते हैं, तो यहाँ पे आपको ए और बी टाइप का दिख रहा है जिसमें कि उसका प्लान दिखाया गया है और सेक्शन दिखाया गया है। तो ये चीज जो आप देख रहे हैं जिसमें कि आपका प्लान और सेक्शन दिखाया गया है, ये आपके आर्क टाइप के डैम कहलाते हैं, जिसमें कि एंगल ऑफ जो आर्क है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब अगले उसमें जाएंगे बटरस थ्रेड जो रहते हैं। ये जो देख रहे हैं डिजाइनिंग यहाँ पे, यदि ब्रिटिश टाइप के थ्रेड है ये बोलना चाहिए डैम्स हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं बटरस मैनर में, और इनको हॉलो ग्रेविटी डैम का भी नाम दिया जाता है जो कि इंक्लाइंड मैनर में रहते हैं और अप स्ट्रीम फेस में रहते हैं। क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो झेलने के लिए इनको डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ता है, या बोलना चाहिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ओवर टर्निंग करनी पड़ती है। और ये वाला जो फोर्स है ट्रांसमिट किया जाता है बटरस में, एक बटरस से दूसरे बटरस में जो फोर्स है वो ट्रांसमिट होता है। एंड दे आर आल्सो सेफ अगेंस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने पे ये सेफ बने रहते हैं इनमें, क्योंकि चूंकि हालो ग्रेविटी टाइप के रहते हैं इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और कंट्रीज जापान और इटली में सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे 1/3 मटेरियल का इस्तेमाल होता है फॉर द सॉलिड ग्रेविटी डैम। एंड दीज डैम आर जनरली ट्रायंगुलर इन शेप। इन डैमों का जो साइज रहता है, शेप रहता है, वो ट्रायंगुलर मैनर में रहता है, जैसे कि आप
यहाँ पे देख रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप में रहते हैं डैम। ये आपके बटरेस टाइप के थ्रेड है जिसको कि आप देख रहे हैं, जो कि ट्रायंगल मैनर में आपको दिख रहा है, इंक्लाइंड मैनर में दिख रहे हैं। ये बटरेस टाइप के थ्रेड है, ठीक है। फील्ड डैम की यदि बात करेंगे तो दो तरीके के होते हैं। अर्थ फील्ड डैम है जिसमें कि स्मॉल कैपेसिटी पावर प्लांट में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ की इसके जो एडवांटेज के रूप में देखेंगे तो मैसनरी डैम के कंपैरिजन में बहुत सस्ता होता है और इसको किसी भी लोकेशंस में इजीली लगाया सकता है। सुटेबल फॉर द रिलेटिवली प्रीवियस फाउंडेशंस, जहाँ की अपने को फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए रहता है, वहां पे हम इस तरह के डैम्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड कैन बी इरेक्टेड क्विकली, तो इसको बहुत आसानी तरीके से हम देख सकते हैं इसकी वर्किंग की, जिस तरीके से इसको डिजाइन किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है। तो स्टोन पिचिंग का इफेक्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे, रॉकिंग का इफेक्ट देख रहे हैं, और अर्थ और ग्रेवल जो रहती है इनका इफेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मटेरियल जो रहता है काफी अंदर यहाँ पे फील्ड मैनर में भरा जाता है, ताकि इसका नाम अर्थ फील्ड डैम पड़ा है। डिसएडवांटेज के रूप में देखेंगे अर्थ फील्ड डैम को, तो मोर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, चूंकि अर्थ से कनेक्टेड रहता है इसलिए मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि जियोथर्मल पावर प्लांट में रहती है। सप्लीमेंट्री स्पिल बेस की रिक्वायरमेंट रहती है, एक स्पिल बेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए पड़ता है, और सडनली फेल भी हो जाता है कई बार विदाउट वार्निंग के, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द इरोजन एंड द फ्लड डैमेज। ये जो है इरोजन और फ्लड डैमेज में आने के बाद में करप्टेड हो जाता है, और लिमिटेड इन द हाइट, हाइट जो इनकी रहती है वो लिमिटेड रहती है। फील्ड डैम की बात करेंगे तो दूसरा टाइप का जो फील्ड डैम है वो रॉक फील्ड डैम, जो तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयरिंग टू द अर्थ फील्ड डैम, एंड इट आर इवेंचुअली कंस्ट्रक्टेड इन द माउंटेनियस रीजन वेयर द रॉक इज रादर देन अर्थ इज अवेलेबल। रॉक फील्ड जो डैम रहता है इट इज कंसिस्ट ऑफ द लूज रॉक फील्ड एंड अपस्ट्रीम ड्राई रबल कुशन्स ऑफ द लेड ऑफ stone bonding into the dumped rock. This is the another features of the rock fill dam. And upstream impervious membrane on the dry rubble cushions. This is the another features of the rock fill dam. Another components of the hydroelectric power station, that is called a water reservoir. It is the most important part. जहाँ की रेनफॉल होता है, कैचमेंट एरिया रहता है, उस जगह का नाम रहता है वाटर रिजर्वायर। पानी को इकट्ठा करने के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाती है ताकि हम प्रॉपर तरीके से वाटर को स्टोरेज कर सकें, ताकि ऑफ पीरियड में जबकि रेनफॉल नहीं होता है उस टाइम पे उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। तो वाटर रिजर्वायर इज द प्लेस बिहाइंड द डैम वेयर द वाटर इज स्टोर, जहाँ की पानी को स्टोर करते हैं, डैम के पीछे का पार्ट कहलाता है। और रिजर्वायर के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है इसको लोकेट किया जाता है हायर देन द रेस्ट ऑफ द डैम स्ट्रक्चर, है ना। तो जो डैम का स्ट्रक्चर रहता है उसके अलावा इसकी जो डिजाइनिंग की जाती है वो ज्यादा हाइट पे की जाती है, और हाइट ऑफ द वाटर इन द रिजर्वायर डिसाइड हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी द वाटर कैन प्रोसेस। जितनी भी हाइट ऑफ वाटर रिजर्वायर की रहती है वो बताती है कि पोटेंशियल एनर्जी को वाटर की कितनी रख सकते हैं। दिस इज द टुडे लेक्चर।